देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी जिंदगी मरीजों की देखभाल और अस्पताल की भागदौड़ और रात की लंबी शिफ्ट के बीच गुजरती है। डर से मेरा कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, लेकिन उस रात कुछ अलग था। मुझे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक छोटे से गांव कालियापुर जाना था, क्योंकि वहां पर एक बुजुर्ग मरीज की हालत बेहद गंभीर थी। गांव में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, इसलिए मुझे बुलाया गया। मैंने ट्रेन से जाने का फैसला किया और रात को मैं बनारस के स्टेशन पर पहुंची। जब मैं स्टेशन पर उतरी तब वहां पर हल्की भीड़ थी। मैंने अपनी ट्रेन पकड़ी और स्लीपर डिब्बे में अपनी सीट पर बैठ गई। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था जिसमें मेडिकल किट और कुछ जरूरी सामान थे। जब रात के 8 बज गए तब ट्रेन भी धीरे धीरे चलने लगी। बाहर अंधेरा गहरा था, क्योंकि शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। डिब्बे में सिर्फ कुछ लोग थे और मैंने खिड़की से जब बाहर देखा तो वहां सिर्फ पेड़ों की छायाएं दिख रही थी। हवा बहुत ठंडी थी और मेरे कोट के बावजूद मुझे वहां पर ठंड लग रही थी। मैंने अपने बैग को कसकर पकड़ा और मैं अपनी सीट पर लेट गई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी तब उसका नाम था पेरवा स्टेशन। स्टेशन का प्लेटफार्म पूरी तरह से खाली था और वहां पर सिर्फ एक पुरानी बेंच और एक टूटा हुआ लैंप था जो अपनी मध्यम रोशनी में झिलमिल कर रहा था, जिसे देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि पेरवा स्टेशन रात में सुनसान हो जाता है। कुछ साल पहले यहाँ पर एक औरत की मौत हो गई थी और तभी से लोग रात में यहाँ पर नहीं रुकते। मैंने भी खिड़की से झांका, लेकिन मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। जब ट्रेन फिर से चल पड़ी तब मुझे लगा कि डिब्बे में कोई और है। तभी मैंने पीछे देखा, लेकिन वहाँ पर फिर से कोई नहीं था। पर फिर भी मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि शायद थकान की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उस वक्त मेरा मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। जब ट्रेन जंगलों से गुजर रही थी तब बाहर का अंधेरा और भी ज़्यादा गहरा हो गया था। डिब्बे की लाइट्स हल्की हल्की झिलमिलाई, जिसे देखते ही मैं एकदम से चौंक गई। लेकिन तभी सब कुछ सामान्य हो गया, पर फिर भी वो ठंड बढ़ ही जा रही थी। मैंने अपने कोट को और भी सही से कस लिया, क्योंकि मेरे पास बैठा एक आदमी था जिसकी आंखें बंद थी, या शायद उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सिर्फ खिड़की की ओर देखा तो मैंने पाया कि बाहर पेड़ों की डालियां ट्रेन को छू रही थी। तभी मुझे लगा कि कोई बाहर से मुझे देख रहा है। फिर मैंने खिड़की पर ध्यान दिया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पर फिर भी मेरे मन में उस वक्त एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। पर ट्रेन अब भी तेजी से चल रही थी और मैं खिड़की के पास बैठी हुई थी। जंगल का अंधेरा मुझे डराने लगा था, क्योंकि उस वक्त डिब्बे में बहुत सन्नाटा था और बाकी के यात्री भी सो रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में पेरवा स्टेशन की अब बातें घूमने लगी थी। लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक औरत का भूत है जो सफ़ेद साड़ी में रेलवे की पटरियों पर चलती है। मैंने मन ही मन हंसने की कोशिश की, क्योंकि मैं तो एक डॉक्टर हूँ और भूत प्रेत में मैं विश्वास नहीं करती। लेकिन उस रात कुछ गलत था। जब डिब्बे की लाइट फिर से झिलमिलाई तब मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। फिर मैंने अपने बैग को और भी कस के पकड़ा, क्योंकि ट्रेन अब एक टनल में घुस गई थी। अंधेरा उस टनल में इतना गहरा था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी डिब्बे की लाइट्स पूरी तरह से बंद हो गई, जिस वजह से मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। लेकिन कुछ सेकंड के बाद लाइट्स वापस आ गई, पर फिर भी डिब्बे में एक अजीब सी ठंडक थी। फिर मैंने अपने थर्मामीटर से तापमान चेक किया तो वो सामान्य था, लेकिन मेरा शरीर पता नहीं क्यों अभी भी कांप रहा था। मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ डिब्बे में कोई भी नहीं था। फिर मैं अपनी सीट से उठी और बोगी के कॉरिडोर में चली गई, तो वहाँ पर भी सन्नाटा था और दरवाज़ा पूरी तरह से बंद था। लेकिन मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक छाया दिखी, सफ़ेद रंग की छाया। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा तो वो एकदम से गायब हो गई। फिर मैं वापस से अपनी सीट पर आई और जब खिड़की पर देखा तो अब वहाँ पर एक हाथ का निशान था, जिसे मैंने धीरे से छुआ तो वो एकदम ठंडा था और वहाँ पर छूते ही
मेरा दिल एकदम से धक सा रह गया। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है, लेकिन तभी सीट के नीचे से एक आवाज़ आई, जैसे कोई सिसक कर रो रहा हो। फिर मैंने सीट के नीचे झांका, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। पर फिर भी एक आवाज़ फिर से आई, जिसे सुनते ही मैं डर गई। जब ट्रेन फिर से रुकी, तब भी उस स्टेशन का नाम पेरवा ही था। पर मुझे समझ में नहीं आया कि ये ट्रेन उसी स्टेशन पर क्यों लौट आई है। उस प्लेटफार्म पर वही टूटी हुई बेंच थी और वही झिलमिलाती लैंप, जिसे मैंने कुछ देर पहले देखा था। लेकिन इस बार बेंच पर वहाँ पर कोई बैठा हुआ था, सफ़ेद साड़ी में, जिसे देखते ही मैंने अपनी आंखें मली। और जब ध्यान से देखा तो अब वो गायब हो गई थी। अब मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। पर ट्रेन वहाँ से फिर से चल पड़ी, लेकिन मुझे लगा कि डिब्बे में कोई और भी मेरे साथ है। फिर मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पर फिर भी मेरी सांसें अभी भी तेज हो रही थी। जब ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी, तब उसका नाम था झालदा। यहाँ से मेरा गांव ज़्यादा दूर नहीं था। रात के अब 11 बज चुके थे और प्लेटफार्म पर भी सन्नाटा था। तभी मैंने वहाँ पर बाहर देखा तो एक बेंच पर कोई बैठा हुआ था, सफ़ेद साड़ी में। और जब मैंने ध्यान से देखा तो फिर से वो गायब हो गया, जिसे देखते मेरा मन बेचैन हो गया। क्योंकि मैंने सुना था कि पेरवा स्टेशन की अपनी कुछ कहानियाँ हैं। एक औरत की मौत हुई थी और लोग कहते हैं कि वो अब भी वहीं भटकती है। लेकिन झालदा में ऐसा कुछ नहीं सुना था, पर फिर भी मुझे डर लग रहा था। फिर वहाँ से ट्रेन आगे बढ़ी और मैं अपनी सीट पर लेट गई। और फिर मुझे भी धीरे धीरे करके नींद आने लगी। लेकिन मेरे सपने में वही औरत आ गई, सफ़ेद साड़ी में। वो रेलवे की पटरियों पर चल रही थी। फिर मैंने उसे ध्यान से देखा। तभी एक झटके में मेरा सपना टूटा और मैं जाग उठी। पर डिब्बे में अब कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेली थी। मैंने वहाँ का दरवाज़ा चेक किया तो वो बंद था, लेकिन एक ठंडी हवा अभी भी मुझे महसूस हो रही थी। जब ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी, तब उसका नाम था पेरवा। तभी फिर से मुझे लगा कि अब मैं पागल हो रही हूँ। प्लेटफार्म पर वही औरत थी और वो मुझे देख रही थी, लेकिन वहाँ पर ट्रेन नहीं रुकी। पर मुझे लगा कि वो औरत मेरे साथ है। जब मैं अपने स्टेशन पर उतरी, तब गांव पेरवा के पास था और उस स्टेशन का प्लेटफार्म पूरी तरह से खाली था और वहाँ पर कोई नहीं था। तभी मैंने चलना शुरू किया तो दूर से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो, जिसे सुनते ही मैं रुक गई। लेकिन मैंने अब उस बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं अपने मरीज के घर पहुंची और उसका इलाज किया। लेकिन मेरा मन अभी भी अशांत था, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ तो गलत है। फिर मेरी वापसी की ट्रेन अगली रात की थी, जिस वजह से मैं अपने डिब्बे में बैठी और पेरवा स्टेशन की यादें अब मेरे दिमाग में थी। मैंने अपने मरीज का इलाज किया था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ छूट गया है। वहाँ से ट्रेन चली और अंधेरा भी गहरा हो गया था। तभी डिब्बे में एक छाया दिखी, वही औरत सफ़ेद साड़ी में। और वो मेरे पास आई और मैंने उसकी आंखें देखी तो वो आंखें पूरी तरह से खाली और खून से लथपथ थी। जब ट्रेन रुकी तब स्टेशन था, जिस पर फिर से लिखा हुआ था पेरवा स्टेशन, जहाँ पर वो औरत उतर गई। लेकिन मुझे लगा कि वो अभी भी मेरे साथ है। उस डिब्बे की लाइट्स झिलमिलाने लगी और वहाँ पर ठंड फिर से बढ़ गई। लेकिन मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, जिस वजह से डर के मारे अब मैं एकदम से चीख पड़ी। लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और ट्रेन भी साथ ही साथ चल रही थी। और फिर उसी चीख के साथ मैं नींद के आगोश में चली गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैं वापस से अपने शहर बनारस लौट आई थी। अब ये सफ़र मेरे लिए एक रहस्यमय बन गया था, जिसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और ये घटना उस समय की है जब मैं अपने दो दोस्तों मयंक और प्रदीप के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था। हम तीनों कॉलेज के दिनों से साथ में थे और ये यात्रा एक छोटी सी छुट्टी के लिए थी, जहां हम किसी दूर के गांव में जाकर प्रकृति का आनंद लेने वाले थे। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा तो खिड़की के पास वाली सीट पर और ट्रेन ने धीरे धीरे स्टेशन छोड़ना शुरू किया। मेरी नज़र बाहर के दृश्य पर पड़ी। वहाँ पर कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक हिला गया। वे पेड़ जो घने और पुराने लग रहे थे, उनके बीच फैले हुए पौधे जो जंगली और अनियंत्रित थे, और दूर क्षितिज पर दिखते खंडर, सब कुछ वैसा ही था जैसा कि मैंने बचपन में अपने सपनों में देखा था। बचपन में रात के अंधेरे में जब नींद आती तो मैं खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाता।
वो दुनिया जहाँ हवा में एक ठंडी सिरहन होती और दूर से आने वाली आवाज़ें कभी करहाने जैसी तो कभी फुसफुसाहट जैसी मुझे डराती रहती। उन सपनों का केंद्र हमेशा एक भूतिया हवेली होती जो पुरानी और बहुत ही अजीबोगरीब थी। उसकी दीवारें दरारों से भरी और खिड़कियां टूटी हुई थी। मैं सपने में उस हवेली के पास खड़ा होता और अंदर से आने वाली आवाज़ें मुझे बुलाने लगती, लेकिन मैं कभी भी अंदर नहीं जा पाता था। जागने पर सब भूल जाता, लेकिन वो दृश्य मेरे मन में गहरे दबे रहते। अब ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वही सब कुछ जीवंत हो उठा। मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई और मैंने अनजाने में अपनी मुट्ठी कस ली। मयंक और प्रदीप अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। वे अपनी सीट पर बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और कभी कभी मुझे भी शामिल करने की कोशिश करते, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। मेरी आंखें बाहर के दृश्य पर टिकी हुई थी। ट्रेन की गति बढ़ रही थी और बाहर का परिदृश्य एकदम से बदल रहा था, लेकिन वो बदलाव मुझे और भी अधिक जाना पहचाना सा लग रहा था। वे पेड़ अब घने जंगल में बदलते जा रहे थे, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती है। वहाँ के पेड़ पौधे जंगली लताओं की तरफ फैले हुए थे जो जमीन को ढक रहे थे और दूर दूर तक एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो हवेली, मेरे सपने वाली हवेली। मैंने अपनी आंखें मींच, सोचा शायद ही मेरा भ्रम है, लेकिन जब दोबारा देखा तो वो और भी स्पष्ट हो गई। ट्रेन अब एक ग्रामीण इलाके से गुजर रही थी जहाँ पर स्टेशन छोटे छोटे थे और यात्री कम। फिर मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें काफ़ी तेज हो रही हैं। मेरे मन में बचपन के वे सपने फिर से जीवंत हो उठे। मैं याद करने लगा कि कैसे उन सपनों में मैं अकेला होता और हवेली के पास पहुँचते ही एक छाया मुझे घेर लेती। वो छाया जो इंसान जैसी लगती लेकिन थी नहीं। उसकी आंखें लाल और शरीर पारदर्शी। वो मुझे देखती और मैं भागने की कोशिश करता, लेकिन मेरे पैर जम जाते। दोस्तों, अब वास्तविकता में ट्रेन उस दिशा में जा रही थी जहां वो हवेली दिख रही थी। मेरे दोनों दोस्त अभी भी अनजान थे। वो अपनी मस्ती में मग्न थे और हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं गुमसुम सा पड़ा था, क्योंकि मेरी दुनिया अब ट्रेन के अंदर नहीं, बाहर की उस रहस्यमय दुनिया में थी। पर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी तो दृश्य और भी अधिक डरावना होता गया। वो खंडर अब करीब आ रहे थे। पुराने मंदिरों के अवशेष, टूटे हुए किले की दीवारें और बीच में वो हवेली जो अब ट्रेन की पटरी के समांतर लग रही थी। फिर मैंने महसूस किया कि ट्रेन की गति धीमी हो रही है, शायद कोई छोटा स्टेशन आने वाला है। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर समा रहा था। क्या ये संयोग था या मेरे सपने वास्तविकता में बदल रहे थे? फिर मैंने अपनी सीट पर सरक कर बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरी नज़रें बाहर से हट ही नहीं रही थी। वो हवेली अब इतनी करीब थी कि मैं उसकी टूटी खिड़कियां देख सकता था, और साथ ही मुझे लगा कि जैसे अंदर से कोई मुझे देख रहा हो। पर ट्रेन अब उस इलाके में पहुंच चुकी थी जहां सब कुछ मेरे सपने से मेल खा रहा था। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, सोचा शायद ये सब मेरी कल्पना है। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ का दृश्य वैसा ही था। वो हवेली अब ट्रेन के बिल्कुल करीब से गुजर रही थी और मुझे लगा जैसे ट्रेन की आवाज़ के बीच कोई और आवाज़ मिल रही हो। पर मेरे दोस्त अभी भी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। मयंक ने एक ज़ोरदार हंसी लगाई, लेकिन मेरे कानों में वो आवाज़ गूंज रही थी। फिर मैंने अनजाने में अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि हवेली की एक खिड़की से धुंधला सा प्रकाश निकल रहा था, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। लेकिन वो हवेली तो एक खंडर थी। पर मेरा मन अब पूरी तरह से अतीत में खो चुका था और मैं याद करने लगा कि बचपन में पहला सपना मुझे कब आया था। मैं तब 8 साल का था और हमारा परिवार एक छोटे से शहर में रहता था। रात को सोते वक्त मैं खुद को एक जंगल में पाता जहाँ पेड़ इतने घने होते कि रास्ता ही नहीं दिखता। मैं चलता जाता और अचानक ये हवेली सामने आ जाती और उसकी दीवारें ईंटों की बनी होती, लेकिन समय के साथ अब वो काली पड़ चुकी थी। दरवाज़ा हमेशा आधा खुला हुआ होता और अंदर से ठंडी हवा आती। मैं कभी अंदर नहीं गया, लेकिन सपने में महसूस करता कि अंदर कोई है, एक रूह जो बहुत ही दर्द में थी, जो चीख चिल्ला रही थी। और जब मैं जागता तब मैं पसीने से तर हो जाता और मेरी माँ मुझसे कहती कि तुझे क्या हुआ है, लेकिन वो इसे सिर्फ एक बुरा सपना मानती। अब ट्रेन में बैठे हुए मुझे लगा जैसे वो सपना जिंदा हो रहा हो, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रेन की गति अब धीमी हो गई और फिर अचानक एक झटका लगा और उसी झटके के साथ ट्रेन भी रुक गई
और फिर जब मैंने बाहर देखा तो बाहर कोई स्टेशन नहीं था। शायद सिग्नल या कोई तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन रुक गई होगी। पर मेरे दोस्त अब थोड़े चिंतित हो गए, लेकिन वे अभी भी मजाक ही कर रहे थे, जिन्हें देखते हुए मैं उठा और खिड़की के और करीब गया। वो हवेली अब सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर थी और अब सूरज भी ढल रहा था, जिससे छायाएं लंबी हो रही थी। मुझे लगा जैसे हवेली की दीवारों से कोई छाया हिल रही हो। पर मेरे मन में एक आवाज़ गूंजी, वही सपनों वाली फुसफुसाहट। लेकिन मैंने अपनी आंखें मींच ली। पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो एक छाया और भी स्पष्ट हो गई। वो छाया इंसान जैसी थी, लेकिन वो पारदर्शी थी और उसकी आंखें वो लाल थी जैसे मेरे सपने में हो। पर ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी और बाहर का मौसम बदल रहा था। आसमान पर बादल छा गए और हवा ठंडी हो गई। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में सिरहन दौड़ रही है। मेरे दोस्त अब सीट पर आराम करने लगे, लेकिन मैं बाहर की ओर खींचा जा रहा था। पर ट्रेन का दरवाज़ा खुला हुआ था, क्योंकि कुछ यात्री उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई स्टेशन ही नहीं था। तो मैंने अनजाने में बाहर कदम रख दिया और जैसे ही मैंने कदम रखा तो वहाँ की ज़मीन नरम थी, वो घास से ढकी हुई थी और वहाँ पर दूर वही हवेली मुझे बुला रही थी। मैं कुछ कदम ही चला और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी, पर मेरे दोस्त अंदर ही थे। लेकिन मेरी जिज्ञासा या शायद वो डर मुझे आगे की तरफ खींच रहा था। पर वो जंगल अब मेरे चारों ओर था, घने पेड़ और चारों तरफ अंधेरा। पर मैं चलता गया और हर कदम के साथ अपनी याद आती गई। पर एक बार सपने में मैं हवेली के दरवाजे तक पहुंचा था और अंदर से एक हाथ निकला था, पतला और सफ़ेद और एक ठंडा सा हाथ। तभी उसने मुझे छुआ और मैं जाग गया था। पर अब सच में मैं हवेली के करीब पहुंच रहा था। वहाँ की दीवार वैसी थी, दरारें भरी और खिड़कियाँ टूटी हुई थी। फिर मैंने दरवाज़ा देखा तो वो आधा खुला हुआ था। उसके अंदर अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जिसे देखते मैं रुक गया। पर मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मैं उसे सुन सकता था। मैं हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था और मेरी सांसें रुकी हुई थी। ट्रेन दूर से दिख रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ अब मध्यम हो गई थी। पर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और वो दरवाज़ा चरमराया। अंदर की हवा बहुत ठंडी थी, जैसे कोई कब्र से आ रही हो। फिर मैंने अंदर कदम रखा और वहाँ के अंधेरे ने मुझे घेर लिया। पर मेरी आंखें धीरे धीरे अभ्यस्त हुई और जब मैंने आसपास देखा तो दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी, लेकिन वो फीकी पड़ चुकी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हर कदम पर चरमराहट थी। पर मैं कैसे भी करके आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा जहां पर एक पुराना फर्नीचर था। वहां पर एक कुर्सी, टेबल और दीवार पर एक आईना था। आईने में मेरा प्रतिबिंब दिखा, लेकिन वो धुंधला था। पर मुझे लगा जैसे आईने के पीछे कोई हिल रहा हो। फिर मैंने करीब जाकर देखा तो अचानक एक छाया गुजरी। ये वही छाया थी जो सपने में दिखाई दी थी। उसकी आंखें लाल, शरीर पारदर्शी और चेहरा दर्द से विकृत था। पर मैं एकदम से पीछे हटा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब मैं फंस चुका था। मेरे मन में डर का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन साथ ही एक जिज्ञासा भी थी कि ये रूह कौन थी और क्यों वो मेरे सपने में आती थी। पर मैंने कमरे में घुसना शुरू किया तो दीवारों पर कुछ निशान बने थे, जैसे किसी ने खरोंच मारी हो। फिर मैंने एक पुरानी डायरी देखी जो टेबल पर पड़ी हुई थी। तो उसमें लिखा हुआ था कुछ पुरानी कहानी एक परिवार की जो यहाँ पर रहता था, लेकिन उसके पन्ने फटे हुए थे और शब्द भी धुंधले पड़ चुके थे। मुझे लगा जैसे रूह की कहानी यहीं छुपी हो। पर मैं आगे बढ़ा और एक सीढ़ी देखी जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। जिस पर मैं चढ़ने लगा तो हर सीढ़ी चरमराने लगती। ऊपर एक बड़ा सा हॉल था जहाँ खिड़कियाँ टूटी हुई थी और बाहर का जंगल मुझे दिखने लगा था। सूरज अब पूरी तरह से ढल चुका था और अंधेरा भी घना हो रहा था। फिर अचानक ही मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे है। जिसे देखते मैं मुड़ा तो वो रूह वहीं पर खड़ी थी और मुझे एकटक घूर रही थी। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तभी वो रूह धीरे धीरे मेरे करीब आई और मैंने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी से कमरा और भी ठंडा हो रहा था। पर मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ रही थी और मेरी सांसें भी बहुत तेज़ थी, लेकिन मैं भाग नहीं पाया। मेरे पैर वहीं पर जम गए थे, जैसे कि सपनों में जम गए थे। वो रूह अब मेरे इतने करीब थी कि मैं उसके चेहरे को देख सकता था। दोस्तों, वो एक महिला थी, पुराने कपड़ों में,
लेकिन उसका चेहरा जख्मों से भरा था। मुझे लगा जैसे वो दर्द में हो। फिर अचानक ही मेरे मन में छवियाँ उभरी, जैसे वो मुझे अपनी कहानी दिखा रही हो। फिर मैंने देखा कि एक पुराना समय जहाँ पर यह हवेली नई नई थी और वहाँ पर एक परिवार रहता था। एक महिला जो बहुत खुश थी, लेकिन फिर कुछ हुआ, एक दुर्घटना या शायद कोई हत्या। वो छवियाँ धुंधली थी, लेकिन उसका दर्द साफ था। वो रूह मुझे छूने लगी और उस रूह के छूते ही मैं चीखना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। उस रूह का स्पर्श मुझे अंदर तक जमा रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उसकी दुनिया में खींच रहा था और मेरे मन में अब और छवियाँ उभरने लगी थी। पर मैंने देखा कि वो महिला इस हवेली की मालकिन थी। उसका नाम था सरिता। वो खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन एक रात कोई आया, एक छाया या शायद कोई इंसान, जिसने उस महिला को मार दिया। लेकिन उसकी रूह यहाँ पर फंस गई थी क्योंकि उसका बदला अधूरा था। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि उसने मुझे क्यों चुना, क्योंकि मैंने बचपन से उसके सपने देखे थे। शायद मेरी आत्मा से कोई कनेक्शन था, कोई पिछले जन्म का। वो छवियाँ काफ़ी तेज़ हो रही थी और मैं खुद को उस समय में महसूस कर रहा था। फिर मैंने महसूस किया कि वो रूह मुझे छोड़ नहीं रही थी, वो मुझे ऊपर की ओर खींच रही थी। एक और कमरे में, वहाँ पर एक पुराना बक्सा था जिसमें कुछ कागजात थे। फिर मैंने वो बॉक्स खोला तो अंदर एक डायरी थी, सरिता की डायरी, जिसमें लिखा था उसके दर्द की कहानी। एक आदमी जो उसका पति था, लेकिन उसने उसको धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी, वो भी संपत्ति के लिए। वो रूह अब मेरे बहुत करीब थी और मुझे लगा जैसे वो मुझे उस हत्यारे तक पहुंचाना चाहती हो। लेकिन वो हत्यारा अब कहाँ था, क्योंकि उन छवियों में मैंने उसे देखा कि वो अभी भी जिंदा था, दूर किसी शहर में। फिर मैं उस कमरे से बाहर निकला, लेकिन अब वो हवेली बदल रही थी। उसकी दीवारें हिल रही थी जैसे कि वो जिंदा हो। फिर मैं नीचे की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी हो गई। वो रूह मेरे पीछे पीछे थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। फिर मैं दरवाजे तक पहुंचा और बाहर निकला तो बाहर काफ़ी अंधेरा था। तभी मैं ट्रेन की तरफ भागा, लेकिन मैं रास्ता भूल गया क्योंकि पेड़ मुझे घेर रहे थे और वहाँ की घास फूस मेरे पैरों में उलझ रही थी। मुझे लगा जैसे जंगल भी रूह का हिस्सा हो। आखिरकार मैं ट्रेन तक पहुँचा और वो ट्रेन अब चलने को भी तैयार थी। पर मेरे दोस्त मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं अंदर गया और अपनी सीट पर बैठ गया। पर वो रूह अब मेरे साथ थी और मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन किसी तरह से वहाँ से वो ट्रेन चली और वो हवेली पीछे छूट गई, लेकिन उसका असर अब भी था। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है, उस रूह को मुक्ति दिलानी है, लेकिन कैसे। मेरे मन में ये योजना बन रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेन अब तेज चलने लगी, पर मेरी दुनिया अब बदल चुकी थी। फिर मैंने महसूस किया कि वो रूह अभी भी मेरे साथ है, हालांकि वो दिखाई नहीं दे रही थी। पर मेरे दोस्त अब सो रहे थे, लेकिन मैं जाग रहा था और रात भी अब गहराने लगी थी। फिर बाहर का दृश्य अब अंधकार में हो गया था। मैंने सोचा कि सरिता की कहानी को पूरा करना होगा और उस हत्यारों को ढूंढना होगा। लेकिन मैं कौन था, एक साधारण सा आदमी, पर अब मैं उसके बदले का माध्यम बन चुका था। दोस्तों, हमारे गंतव्य पहुंचने पर मैंने अपने दोस्तों से अलग होने का फैसला किया और वो छुट्टी मनाने के लिए चले गए। लेकिन मैं अपने शहर की ओर लौट आया। वहाँ मैंने जांच शुरू कर दी, पुराने रिकॉर्ड्स, न्यूज़ अखबार खंगाल दिए। मुझे पता चला कि वो हत्यारा अब एक अमीर आदमी था। वो नाम बदल कर रह रहा था। वो रूह मुझे मार्गदर्शन दे रही थी और मेरे सपने में आकर मुझे हर रात कुछ न कुछ बोलती। पर मैं उस आदमी के घर तक पहुंचा तो उसका वहाँ पर एक बड़ा सा बंगला था। रात का समय था तो मैं चुपके से अंदर घुसा। वहाँ पर मैंने देखा कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन चेहरा वही था। और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो रूह प्रकट हो गई। तो उस आदमी के चेहरे पर डर फैल गया। तभी उस रूह ने उसे घेरा, जिसे देखते उस आदमी का शरीर कँपकँपाने लगा और वो नीचे गिर पड़ा। तभी उस रूह ने अपना बदला ले लिया और फिर उसके बाद मैं बाहर निकल आया और मैंने महसूस किया कि अब वो रूह मुक्त हो गई है। दोस्तों, उस रूह के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी सामान्य हो गई, लेकिन वे सपने अब नहीं आते। मैं अपने दोस्तों से मिला, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और वो हवेली अब मेरे लिए सिर्फ एक याद थी। लेकिन मैं जानता हूँ कि कभी कभी सपने सच बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।